ह्यूमन हिस्ट्री ने फतह, प्रोग्रेस और बेमिसाल कामयाबियों के बहुत से लम्हात देखे और ऐसे भी जब इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। ये सिर्फ चंद इंडिविजुअल्स के एक्शंस थे जिन्होंने दुनिया को अफरा तफरी में डाल दिया। हम कभी भी तबाही के किनारे के इतने करीब नहीं आए। जी हाँ, आपने ठीक समझा, यानी न्यूक्लियर वॉर। सिर्फ एक और कदम और बनी नौए इंसान की तारीख खत्म। और बदकिस्मती से मौजूदा आलमी मसाइल, कुछ सियासतदानों के पर्सनल एम्बिशंस और गवर्नमेंट्स के दरमियान कॉम्प्रोमाइजेस करने की ख्वाहिश का फुकदान इस आखिरी फेटल स्टेप को हकीकत बना सकता है। फिर जमीन को थर्ड वर्ल्ड न्यूक्लियर वॉर का सामना करना पड़ेगा जिसमें कोई विनर नहीं होगा। तसव्वुर करें कि किसी ने रेड बटन दबाया और एटमी मिसाइल एयरबॉर्न हो गए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इंसानियत के पास बचने का अब कोई मौका नहीं है। लेकिन इससे पहले जरा इस सिनेरियो को इमेजिन करें। अमेरिका के मोस्ट आइकॉनिक सिटी न्यूयॉर्क पे न्यूक्लियर अटैक होता है। एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, पलक झपकने में खाक, धुएं और राख के ढेर के अलावा वहां कुछ नहीं मिलेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका की जानिब से गिराए गए एटम बम से 3 लाख के करीब लोगों की जानें गईं। लेकिन अब ये इमेजिन करें कि आज की टेक्नोलॉजी से बना एटम बम इससे कई 100 गुना ज्यादा तबाही मचा सकता है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले और ये जानने से पहले कि न्यूक्लियर वॉर का मतलब क्या है, ये बताना जरूरी है कि दुनिया की सुपर पावर्स के पास कौन से, कैसे और कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। इन न्यूक्लियर वेपन्स को 2 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, यानी वो बड़े हथियार जिन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन्स और क्रूज मिसाइल के जरिए लॉन्च किया जाता है। ये यूरेनियम या प्लूटोनियम न्यूक्लियाई के फ्यूजन के साथ काम करते हैं और इनकी एक्सप्लोजिव पावर कदरे कम होती है। अब आती है दूसरी कैटेगरी जो कि है थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स, जिन्हें हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। ये बम 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अब तक का सबसे बड़ा थर्मो न्यूक्लियर वेपन सोवियत RDS-220 था। इसका निकनेम जार बोमा या बमों का बादशाह था। ये कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन की तरफ से अपनी फौजी ताकत के मुजाहरे के तौर पर बनाया गया था। 50 मेगाटन या 50 मिलियन टन TNT जितनी तबाही मचाने वाला ये वेपन हिस्ट्री में सबसे पावरफुल वेपन के तौर पर जाना जाता है। हाइड्रोजन आइसोटोप्स जैसे टाइटेनियम या डिटेरियम में होने वाला केमिकल रिएक्शन बम के अंदर 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पैदा करता है। ये टेम्परेचर यूरेनियम या प्लूटोनियम के साथ चेन रिएक्शन पैदा करता है। इससे इतनी एनर्जी पैदा होती है जितनी कई मिलियन टन के TNT जितनी एक्सप्लोजिव पावर पैदा करती है। 1 सेकंड के अंदर अंदर इसे देखने वालों की आंखें अंधी हो जाएंगी, क्योंकि इससे पैदा होने वाली रोशनी सूरज से कई गुना ज्यादा होगी। एक बड़ा फायरबॉल बाहर की तरफ फैलेगा और ये फायरबॉल जिस चीज को टच करेगा वो वेपोराइज हो जाएगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर कई मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस फायरबॉल से बनने वाले थर्मल एनर्जी के रिंग से तकरीबन हर जानदार और बेजान चीज राख में तब्दील हो जाएगी। 1961 में USSR ने नवाया ज़मैलिया में 58 मेगाटन थर्मो न्यूक्लियर बम का तजर्बा किया। इसकी तबाही 58 मिलियन TNT के बराबर थी। इस बम की ताकत का अंदाजा ऐसे लगाएं कि ये एक बम वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाले तमाम हथियारों को मिला लिया जाए तब भी उनसे पावरफुल है। आलमी मंजरनामे के अंदर कुछ कंट्रीज बड़े पैमाने पर मैस डिस्ट्रक्शन वेपन्स की ताकत रखते हैं। इस मोहलिक हथियारों में सबसे आगे रूस और अमेरिका हैं, जिनके पास दुनिया के 90% से जायद एटमी वॉरहेड्स हैं। USSR के पास 5,977 वॉरहेड्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,422 मिलिट्री स्टॉक पाइल्स हैं। इन हथियारों की आर्सेनल्स बड़ी खतरनाक हैं, क्योंकि बिलाखिर ये तमाम वेपन्स किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? जाहिर है, इंसानों के ही खिलाफ। जो एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन था। इसकी पावर 15 किलोटन से ज्यादा नहीं थी। एक कंपैरिजन देने के लिए रशियन SS-18 सैटर्न इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में 10 थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हर एक की कैपेसिटी 800 किलोटन है। ऐसा ही एक वॉरहेड हिरोशिमा पर गिराए गए वॉरहेड से 53 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इसका मतलब है कि एक रूसी मिसाइल पहले एटम बम से 530 गुना ज्यादा मोहलिक है। रूस के पास 2022 तक ऐसे 46 मिसाइल थे।
लेकिन इसके साथ साथ रशिया के पास 68 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी हैं, जिनमें Tu-95 बियर, Tu-160 भी हैं, जिसे व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। ये जहाज 580 न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका के पास भी बिल्कुल ऐसा ही डेडली आर्सेनल मौजूद है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई मुल्क न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर दे तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे फजा में ही इंटरसेप्ट कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया दोनों के पास एंटी मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम मौजूद हैं, जो कि जमीन, वॉरशिप्स और रिमोट व्हीकल्स के जरिए दुश्मन के दर्जनों मिसाइल्स को मार गिराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन ये मिसाइल्स हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। हिरोशिमा पर एटमी हमला इतना पावरफुल था कि इसके रास्ते में आने वाले लोगों और चीजों के सिर्फ ब्लैक शैडोज बाकी रह गए थे। इंटेंस हीट और लाइट ने कंक्रीट पर हर चीज को ब्लीच कर दिया था। जो भी लोग इस फायर सर्कल के अंदर आए, उन्हें मरते वक्त कुछ महसूस तक नहीं हुआ। इसने हमारे नर्वस सिस्टम में मौजूद करंट सिग्नल से भी ज्यादा तेजी से सबको मलियामेट कर दिया। इसके बाद एक सुपरसोनिक शॉक वेव आई, जो कि 2 किलोमीटर के रेडियस तक थी, और इसमें इतना प्रेशर था कि इसने रास्ते में आने वाले घरों तक को उड़ा के रख दिया, और इस तरह मोर्टेलिटी रेट 100% तक चला गया। एक अंदाजे के मुताबिक अगर न्यूयॉर्क पे न्यूक्लियर अटैक होता है तो 18 से 20 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे, और रेडिएशन की वजह से जख्मी होने वाले 30 लाख से ज्यादा होंगे। रशिया का सैटर्न बम, जिसमें 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जिसमें हर एक 800 किलोटन का है, लेकिन सिर्फ एक सुपर थर्मल न्यूक्लियर जो 25 मेगाटन का है, अगर ये न्यूयॉर्क में फटता है तो 50 लाख से ज्यादा लोग सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। इस फायरबॉल का डायामीटर 10 किलोमीटर से बड़ा होगा, और ये 82 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज को तबाह करके रख देगा। ये तो सिर्फ एक बम की बात है। अगर रशिया अपने तमाम न्यूक्लियर बमों को एक साथ लॉन्च कर दे तो अमेरिका के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं, और इसी तरह अमेरिकन हमले की वजह से रशिया का भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इससे दूसरे खित्ते जिन पर डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ, क्या वो इसके असर से बच पाएंगे? सबसे पहले दुनिया भर में मौजूद 440 न्यूक्लियर पावर प्लांट इस फैलती रेडिएशन की वजह से मुतासिर होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चिनोबल यूक्रेन में मौजूद एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके से 2600 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया इनहेबिटेबल बन गया था। अब इस फिगर को 440 से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की वजह से 150 मिलियन मैट्रिक टन राख फजा की ऊपर वाली तह में फैल जाएगी, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाएगा। नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री नीचे चला जाएगा। इससे फूड प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी और भूख बाकी मांदा इंसानियत को भी खत्म करके रख देगी। सल्फर डाइऑक्साइड फजा में फैल जाएगी और हमारा ग्लोब फ्रीज होकर अंधेरे में गुम हो जाएगा। और अगर रशिया अपनी सबमरीन से अमेरिका पर टॉर्पिडोज से हमला कर दे, इन टॉर्पिडोज के फटने से समंदर में सुनामी आ जाएगा, जिससे 1/3 अमेरिका मुतासिर होगा। अगर कोई इस हमले से बच भी गया तो हाई रेडिएशन की वजह से कैंसर और 3rd डिग्री बर्न्स की वजह से ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। तो चाहे कुछ भी हो, इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, और अगर कोई बच भी जाए तो कम से कम 50 साल यानी 2 नस्लों तक उसे सर्वाइवल के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगी। एटमी हमले की तैयारी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेती है। ज़ेरे जमीन बंकर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और क्राइसिस रिस्पांस स्ट्रेटजीज सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। ग्लोबल एलीट ने पेचीदा ज़ेरे जमीन बंकर्स बनाए हैं, जो उन्हें रेडियो एक्टिव असरात से बचाने के लिए बनाए गए हैं। ये ज़ेरे जमीन शहर अपने बाशिंदों को बरसों तक बरकरार रखने के लिए खुराक, पानी और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। अगरचे ये बंकर्स मुराद याफ्ता लोगों के लिए सर्वाइवल मुहैया करते हैं, लेकिन बाकी इंसान कहाँ जाएंगे? न्यूक्लियर वॉर का मतलब है इंसानी तारीख का खात्मा। इस जंग में जीत किसी की नहीं होगी। सुपर पावर्स की जदीद न्यूक्लियर सलाहियतें डिटेरेंस का काम कर सकती हैं, लेकिन इन्होंने फना का बोझ भी उठा रखा है। जैसे जैसे 3rd न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर का साया हमारे करीब आ रहा है, आइए हम हिस्ट्री के लेसन्स को याद करें और एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए स्ट्रगल करें जहां एटमी तबाही की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियां माजी की तारीखों तक ही महदूद रहें।